हाँ जी, तो मैं क्या करा था, आप लोगों को मैंने अभी बॉन्ड एंथैल्पी कराई, हेस लॉ बताने लगा था, राइट। तो हेस लॉ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हेस लॉ, हेस लॉ का मतलब क्या होता है? हेस लॉ का मतलब, हेस लॉ का मतलब होता है हस, हस लॉ, लाफ। तुम लोगों को हंसी नहीं ना आ रही, फंसे पड़े हो। एंथैल्पी H1, ठीक है, C प्लस हाफ और 2, एंथैल्पी H1, C अगेन CO प्लस हाफ और 2, एंथैल्पी इज अगेन, सॉरी, ये बन जाएगा CO2, यहाँ एंथैल्पी ली गई H2। तो हैशलॉ कहता है हम किसी भी तरीके से, जैसे हम नॉर्मल प्लस माइनस करते हैं, तो हम एंथैल्पीज को प्लस माइनस कर सकते हैं, राइट। तो यही है हैशलॉ। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारे पास आ जाएगा C प्लस हाफ और 2 प्लस हाफ और 2 O2 गिव CO2, और इसकी जो बचे एंथैल्पी रहने वाली है वो रहेगी H1 प्लस H2। कुछ केसेस में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, किसी नंबर से माइनस भी हो सकती है ये दो इक्वेशन, तो ये इसको बोलते हैं हैश लॉज, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं आपको कराऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखो, किसी बच्चे को पता है कि यहाँ पे कितनी एंथैल्पी रिलीज होगी? एनीवन? हाँ जी, किसी को पता है यहाँ पे क्या एंथैल्पी रिलीज होने वाली है? बोलो। हाँ जी बच्चे बोलो, क्या एंथैल्पी रिलीज होगी यहाँ पे? आपको ना आज सिलेबस भेजूंगा नेक्स्ट संडे के टेस्ट का, ठीक है। HCl प्लस NaOH गिव NaCl प्लस H2O। यहाँ पे एंथैल्पी हमेशा 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 फिक्स रहेगी। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दैट इज इक्वल्स टू -57.1 किलो जूल पर मोल। अब इसको थोड़ा डेप्थ में देखो, HCl स्ट्रॉन्ग होता है, HCl टूटेगा ऐसे, H पॉजिटिव, ठीक है, प्लस Cl नेगेटिव। बड़ी अच्छी चीज बताने लगा हूँ, ध्यान से समझना। Na स्ट्रॉन्ग होता है, Na भी पानी में टूटा मिलेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। और NaCl भी स्ट्रॉन्ग होता है, सॉल्ट है, डिसोसिएट हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। और वाटर नहीं टूटने वाला, वाटर रहेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो Cl कैंसिल हो गया, Na कैंसिल हो गया। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि 1 मोल मेरे पास H पॉजिटिव आयंस है और 1 मोल मेरे पास OH नेगेटिव आयंस है, और जब वो कंबाइन करते हैं टू फॉर्म वाटर, तो एनर्जी रिलीज होती है कितनी? इतनी। हाँ जी बच्चे, ये समझ आया सबको? यस। यस सर। हाँ, अगर बच्चे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तब इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अगर कुछ ऐसा हुआ, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो एसिटिक एसिड है प्लस बेस स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं, इस केस में एंथैल्पी कम रिलीज होगी ज्यादा रिलीज होगी? एंथैल्पी कम रिलीज होगी ज्यादा होगी, क्यों होगी? बोलो। सर कम होगी। क्यों? सर वो सर वीक है ज्यादा इसलिए। होगी। हाँ, कम क्यों होगी? सर CH3COH वीक है इसलिए। हाँ वीक है बिल्कुल।
सर वो जल्दी टूट जाएगा, मतलब एच में ओए 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 रुक सी वो जा। जल्दी नहीं CH3CO। टूटेगा। हाँ हाँ हाँ, बस बस बस। देखो आधा आधा सही बोल रहे हो। ये एसिटिक एसिड जल्दी नहीं टूटता, और तेने जो एंथैल्पी का आंसर दिया वो सही था। एंथैल्पी कम रिलीज होगी। क्यों? देखो इसमें जो एंथैल्पी रिलीज होती है ना, वो होती है, उसमें मैंने लिखा था -57.1, है ना। यहाँ पे एंथैल्पी रिलीज होती है -55.2। ठीक है, इतनी एंथैल्पी रिलीज होती है। इसका मतलब जो बाकी की एनर्जी है, दैट इज कंज्यूम्ड इन व्हाट, इन ब्रेकिंग दीज बॉन्ड्स। एसिटिक एसिड को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगी हमारी, कितनी लगी हम वो निकाल सकते हैं। वो भी आप निकाल सकते हो कितनी। हमारे पास इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, और हुई कितनी? सिर्फ इतनी। क्या है आंसर? मैंने एसिटिक एसिड को उस तरफ रखा है, अगर आप इसको ऐसे कर दोगे ना, मतलब हायर हायर माइनस लोअर, तब आ जाएगा हायर में। ये जो -55 है बचे, ये हायर टर्म है ना, इसको आगे रख लो, -55.2 माइनस -57.1, तो मेरे हिसाब से 1.9 आ गया आंसर, है ना। कितना है आंसर? इसका मतलब इतनी एनर्जी हमारी यूज हुई एसिटिक एसिड को तोड़ने के लिए। तो इसका मतलब जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तब एंथैल्पी रिलीज होती है -57.1। ठीक है, और नहीं तो उससे कम ही होगी। आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। Calculate the enthalpy released when 0.2 molar solution of HCl reacts with 0.3 molar solution of NaOH having same volume। ठीक है, इनका सेम वॉल्यूम आपस में रिएक्ट करता है। ठीक है, दोनों की मोलैरिटी आपको गिवन है, वॉल्यूम फिक्स्ड है दोनों का सेम। तो टोटल जो एंथैल्पी रिलीज होगी कितनी होगी? कैलकुलेट करेगी, क्यों नहीं करेगी? तो वो जो 57.1 मोलर आंसर आया था, वो आता है जब दोनों की कंसेंट्रेशन 1 1 मोलर हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मान लो दोनों का वॉल्यूम फिक्स ले रहा हूँ, ये भी 1 लीटर ये भी 1 लीटर, तो आपको देखने इसके कितने मोल्स हैं। 0.2 मोल्स इसके, 0.3 मोल्स, है ना। तो 0.2 मोल्स लिमिटिंग रेजेंट हो जाएगा, HCl इज द लिमिटिंग रेजेंट। तो HCl का अगर पूरा 1 मोल न्यूट्रलाइज होता, तब एनर्जी रिलीज होती -57.1। ठीक है, अब क्योंकि 0.2 है तो 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एनर्जी रिलीज होगी इतनी। 57 इंटू 57 114, 114.2 आंसर आ गया, यानी कि 11.114.2। हाँ जी, समझ आया? सर हाँ राजे बोलो। सर फिर हमें इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ा करेगी, वैल्यू हाँ, जैसे ए की वैल्यू, 57.1 है, या पहली बार देख 52 रहे हो। पॉइंट समथिंग। ओ ए की वैल्यू है मेरे भाई, ए की वैल्यू है, इसको याद करना पड़ेगा। आगे लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो फर्स्ट लॉ जो है ना, ये सिर्फ ये बताता है कि एनर्जी चेंजेस क्या हुई, हीट हमारी कहां से कहां गई, है ना। तो इट टेल्स अस, गिव्स अस नॉलेज अबाउट द वेयर एनर्जी फ्लोज, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इट डू नॉट गिव अस एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी के बारे में कुछ नहीं बताता कि कोई प्रोसेस फिजिबल होगा या नहीं होगा, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ जी, देखो आगे देखो। ठीक है, तो कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं, वो कैसे पता लगेगा? एंथैल्पी से। आप लोग बताओगे सब कुछ। जो एनर्जी है, आपको क्या लगता है कौन सा प्रोसेस अपने आप होगा, फिजिबल होगा,
इसकी अगर जैसे ये रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम हो या ज्यादा हो, बोलो प्रोसेस फिजिबल कब होगा, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम हो या ज्यादा हो? आप लोग बोलोगे कम, और वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ज्यादातर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होती हैं, ठीक है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ऐसे बनेगा, ये रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट्स, तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी इतनी, प्रोडक्ट्स की इतनी, और जो बीच का गैप होता है ना, इसको बोलते हैं डेल्टा एच। और डेल्टा एच हमारा नेगेटिव होना चाहिए फॉर एक्सोथर्मिक ना। तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव है बच्चे, ये फेवरेबल है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं कि जो कि एंडोथर्मिक है, फिर भी वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो वहां से ये थ्योरी खत्म हो जाती है, गलत हो जाती है कि ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, या ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी ऐसी हैं कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस हैं, हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ये चीज यहाँ गलत हो जाती है। सिर्फ एनर्जी इज नॉट द ओनली फैक्टर विच कैन डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो एनर्जी अकेला क्राइटेरिया नहीं है। तो दूसरा जो क्राइटेरिया है बच्चे, पहला एंथैल्पी है, दूसरा एंट्रोपी। सेकंड क्राइटेरिया इज एंट्रोपी। एंट्रोपी मींस डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। डिग्री ऑफ रैंडमनेस जिसकी ज्यादा होगी वो क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इस रूम में मान लो गैस है आपके साथ, आपके रूम में गैस है इस वक्त। अगर आप बाहर दरवाजा खोलते हो या विंडो खोलते हो, कुछ भी खोलते हो, ठीक है, तो गैस उस तरफ ट्रेवल करेगी अपने आप, क्योंकि उसकी रैंडमनेस बढ़ रही है। तो जहां पे रैंडमनेस बढ़ती है, गैस की टेंडेंसी होती है वहां जाएगी। तो ये दोनों फैक्टर, ये एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, अब देखो जैसे ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर एंट्रोपी इधर S1 है, इधर S2 है, तो जो S2 है बच्चे, वो अगर ग्रेटर होगा तब वो फेवर करेगा, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी को। बात समझ आई? अगर इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो ये होती है ओवरऑल एंथैल्पी चेंज। बच्चे टी डेल्टा एस कहां से आया देख लो एक बार। एंट्रोपी अब अभी आपने पढ़नी है। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो यहाँ से क्यू आ जाएगा टी डेल्टा एस, ठीक है। तो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज आ जाएगी, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं डेल्टा जी। तो यहाँ पे हमारे पास चार केस हैं। पहले दो केस एक्सोथर्मिक है, ठीक है। एक्सोथर्मिक के केस में अगर डेल्टा एच हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है, और एंट्रोपी के दो केस होंगे, हो सकता है डेल्टा एच पॉजिटिव, हो सकता है नेगेटिव। पहला केस मानते हैं पॉजिटिव, तो डेल्टा जी क्या आया, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। जो डेल्टा एच है वो क्या रहेगा, दैट इज नेगेटिव, माइनस टी डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा आंसर, नेगेटिव। इट मींस प्रोसेस विल ऑलवेज बी स्पॉन्टेनियस, क्योंकि दोनों फैक्टर फेवर कर रहे हैं। बच्चे समझ आया? यस सर। ओके गुड। केस टू, एक्सोथर्मिक की रिएक्शन है, लेकिन जो एंट्रोपी है वो फेवर नहीं कर रही, एंट्रोपी इज नेगेटिव। तो इस केस में जो डेल्टा जी आने वाला है वो क्या आएगा, डेल्टा एच यानी कि नेगेटिव, माइनस टी डेल्टा एच, टी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव बना, ठीक है। तो इस केस में अगर मैग्नीट्यूड पे आ जाएगी बात, अगर इस रिएक्शन को आपको स्पॉन्टेनियस करना है, तो डेल्टा एच वाला फैक्टर फेवर कर रहा है, तो ये बड़ा होना चाहिए। अगर ये बड़ा होगा टी डेल्टा एच से, तुम्हारा जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये पॉइंट समझ आया बच्चे? हाँ जी बोलो। यस सर। हाँ जी जस्टिन एंड जैनी, आगे समझ? फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, फिर से एंट्रोपी के दो केस। जो डेल्टा एच है वो हमारा पॉजिटिव है, माइनस टी, और डेल्टा एच को हम मान लेते हैं
पहले केस में मान लेते हैं डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर ये बच्चे नेगेटिव होगा तो दोनों प्रोसेस फेवर नहीं कर रहे, आंसर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव है मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी रिएक्शन। समझ आया? हाँ जी। यस सर। थर्ड केस और फोर्थ केस, एंट्रोपी इधर लिख देता हूँ। डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो इसमें एक फैक्टर फेवर कर रहा है, जब भी एक फैक्टर फेवर कर रहा होगा तो बात आ जाएगी अगेन किस पे, मैग्नीट्यूड पे। तो इस केस में डेल्टा, मैग्नीट्यूड। हाँ डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है, माइनस टी ये भी पॉजिटिव है। तो इसमें डेल्टा जी को, डेल्टा एच तो फेवर नहीं कर रहा लेकिन ये जरूर कर रहा है। मैंने टी डेल्टा एच लिख दिया, इसको मैं काट देता हूँ एक मिनट। अब मेरी बात सुनो, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें को अगर स्पॉन्टेनियस करना है तो आपको टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड बड़ा करना पड़ेगा डेल्टा एच से, मतलब कि आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ये ना थ्योरी में क्वेश्चन आता है कि एक प्रोसेस है मेरे पास जो कि एंडोथर्मिक है, किस टेम्परेचर पे वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। याद रखना ये आपको बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है बुक्स में और ये न्यूमेरिकल टाइप में भी है। किस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, तो आपको ये दोनों इक्वल कर देने हैं और टेम्परेचर मान लो जो भी आ गया, लेट से टेम्परेचर आ गया 400, तो आप कहोगे एट अ टेम्परेचर अबव 400 ये मैग्नीट्यूड ये बड़ा हो जाएगा, और अगर ये बड़ा हो जाएगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। बात समझ आई? यस। यस सर। ठीक है बच्चे, तो ये थी आपकी स्पॉन्टेनिटी। सर हाँ जी। सर सर अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हाँ, सर डेल्टा एस तो हमेशा मतलब ज्यादा ही आना चाहिए क्योंकि उसे हीट मिल रही है, तो उसकी स्पॉन्टेनिटी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। एंट्रोपी फैक्टर नहीं ना फेवर कर रहा, वो भी तो देखना है। नहीं, हीट हम दे रहे हैं, हीट अगर हम देनी बंद कर देंगे तो रिएक्शन रुक जाएगी ना, वो सिस्टम अपने आप हीट नहीं जनरेट करता उसमें। तो हमें तो वो प्रोसेस ढूंढना है कि स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि वो प्रोसेस अपने आप हो रहा हो। तो अगर हम हीट दे रहे हैं तो रिएक्शन तो आगे जाएगी, तो लेकिन हम हीट भी तो दे रहे हैं, तो स्पॉन्टेनियस का होगा वो। बात समझ आई? हाँ जी सर। हाँ ठीक है, गुड। तो इसके बच्चे जो आपको मैंने आज असाइनमेंट दी थी उसका एक पेज क्वेश्चंस का और है, और उसके सॉल्यूशंस हैं वो मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, ठीक है। वो कर लेना, कल हम करेंगे क्वेश्चंस। और इसका आपका बस एक लेक्चर और रहता है जिसमें हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, एंट्रोपी, राइट। ओके, थैंक यू। ओके बाय।